नमस्कार आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। उसी क्रम में आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं एक बार फिर आपके साथ यहाँ आपका साथ निभाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी क्रम में इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि कल भी हम एक सीरीज करेंगे रोज, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कंटिन्यू ऐसे ही प्रीवियस ईयर सीरीज आपके पास आती रहेगी। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक समतल एक नियमित चतुष्फलक को इस प्रकार काटता है कि प्रतिच्छेद एक समबाहु त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज बनता है बेटा? समबाहु यानी इक्वलेटर ट्रायंगल बनता है। तो ऐसे कितने समतल हो सकते हैं? अब इक्वलेटर ट्रायंगल की एक खास बात होती है, वो ये कि इसकी सारी साइडें कैसी होती है? इक्वल। और अगर इसे एक समतल में हम काटेंगे तो टोटल हमारे पास कितने फेसेस बचेंगे? 1 2 3 और 4, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 4। चलिए आते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आप एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान सा प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है। चलिए, एक व्यक्ति ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे 920 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो हमारा सीपी कितना है बेटा? सीपी है 100। सीपी है 100, ठीक। और एसपी दिया है हमें कितना? गिवन है कितना? 920 रुपए, ठीक। अब यहां प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट हमारा, सॉरी ये 800 है, 800 है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें हम तो कितना हुआ? 120। प्रॉफिट हुआ हमारा 120। अब ये प्रॉफिट हुआ 120, ये काउंट होगा सीपी यानी 800 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है जी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 8 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारा आंसर बन जाएगा 15%, जो कि ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यदि एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? इफ ए ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 15 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए ब्रिज दैट इज 600 मीटर्स लॉन्ग? ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए या समझने के लिए पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है तो इस कंडीशन में वहां जो दूरी होती है वो होती है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लंबाई या मोटाई, व्यक्ति की या खंबे की लंबाई या मोटाई हम कितनी मान के रखते हैं? वो हम मानते हैं 0। तो जो दूरी होगी वो क्या होगी? वो होगी रेलगाड़ी की लंबाई। दूसरी चीज कि अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है और इसे आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करें? कि भाई किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितनी मिनट? 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड? फिर से 60। तो ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से 5 बार, 2 से जाएगा 3 बार, यानी हमें मिला यहां से कितना? 5/18। तो जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो गुणा करेंगे 5/18 से, और जब यहां से वापस आएंगे तो गुणा करेंगे 18/5 से। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार बच्चों को हो जाता है क्या, कि सर कहाँ हमें 5/18 से गुणा करनी है और कहाँ 18/5 से करनी है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि बेटा किलोमीटर और मीटर में बड़ा होता है किलोमीटर। तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो ऊपर होगी छोटी संख्या, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे यानी मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो ऊपर होगी बड़ी संख्या। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले, यदि एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में किसको पार कर रही है? एक खंबे को पार कर रही है। किसको पार कर रही है बेटा? एक खंबे को पार कर रही है। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि रेलगाड़ी जो है अपनी खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो अब हम कह सकते हैं स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा 15 सेकंड में है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा 5/18 से गुणा करके, और गुणा 15। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगे 12, 25 एकम 25 और 12 हो जाएगा कितना? 37। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई आ गई कितनी? रेलगाड़ी की लंबाई
रेलगाड़ी की लंबाई हो गई कितनी, 375। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, और इस क्वेश्चन में आगे अगर हम बढ़े तो हमसे ये पूछा गया है कि 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में से कितना समय लगेगा। अब यहां से कहानी क्या बनेगी उस बात को भी आप समझिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करेगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, यानी पुल का स्टार्टिंग वाला और ट्रेन का लास्ट वाला सिरा एक दूसरे को बस छुएं। तो अगर ये पुल है हमारा और ये ट्रेन है, तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि ट्रेन को यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी 600 मीटर तो ये हो गया। और बेटा ये वाला हमारा कितना है, 375। कितना है, 375। फिर से एक बार मैं इसको बना देता हूं। ठीक है, अब ये हो जाएगी हमारी ट्रेन। ठीक है, ये है हमारे पास ट्रेन कितनी, 375। तो टोटल डिस्टेंस की अगर यहां से बात करें, दूरी की अगर हम बात करें, तो दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 975। ठीक, अब पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 975, स्पीड है हमारे पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा 5/18 और गुणा समय हमें निकालना है। ठीक है भाई, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 या 75, कितना बचेगा जी 22, और 25 25 नंबर 225, यानी कितने सेकंड हो जाएंगे, टाइम हो जाएगा हमारा कितना, 29 सेकंड। टाइम हो जाएगा 29 सेकंड। ठीक है, चलिए बाकी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है जी, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। गौर करिएगा, इस बात को समझिए, कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 35% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इट मींस ये जो कुछ वस्तुएं हैं ये क्या हैं, ये हमारी x वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कल भी एक प्रैक्टिस सेट में आया था, आपने अगर देखा हो तो वहां ये बताया गया था कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। और वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये क्वेश्चन है तो उसी टाइप का, लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा बढ़ गई, क्या कि इस बार आपको विक्रय मूल्य दिया ही नहीं है और आपको बताया गया है 35% का लाभ। तो समझते हैं इस कहानी को। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 27 इंटू CP इज इक्वल टू x इंटू SP। अब यहां से हम CP अपॉन SP लेके आए, तो CP आ गया x और SP आ गया बेटा कितना, 27। ये आ गया x और ये आ गया कितना, चलिए ये x और ये कितना आ गया हमारे पास 27। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु हमने x में खरीदी और बेची कितने में, 27 में। अब यहां जानना मैं आपसे थोड़ा सा समय लेके ये चाह रहा हूं कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SP माइनस CP। SP माइनस CP। अब इसी का यूज हम यहां करेंगे कैसे, कि अगर मैं जानना चाहूं आपसे कि प्रॉफिट कितना है तो आप कहोगे सर कि 29 माइनस एक्स है। ठीक, अब इसे कैलकुलेट किस पे करते हैं, हमेशा CP पे, हमेशा CP यानी x पे। और ये किसके इक्वल होगा बेटा, 35 अपॉन 100 के, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 35 अपॉन 100 के। चलिए 5 से ये जाएगा 7 बार और 5 से ये जाएगा 20 बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 27 गुणा 20 यानी 540 माइनस 20x और इक्वल में हो जाएगा 7x। इसको हम इधर ले जाते हैं, 540 इक्वल्स टू 27x। 27 से जाएगा 20 बार, तो आंसर हमारा बन जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, जो कि आंसर होगा A। चलिए जी नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है। डायग्राम हमें दिया है और बताया गया है 4 स्टेट्स के बारे में, स्टेट D, C, B और A दिया गया है। दिया गया ग्राफ 4 विभिन्न राज्यों में विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या को दर्शाता है। चलिए अब आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण हुआ। तो हम स्टेट बी की बात करेंगे, लेकिन किसकी, 2014 की। और दूसरा है हमारे पास क्या, गांव डी की संख्या, डी की संख्या कौन से ईयर में, 2012 में। अब आते हैं वापस। ठीक है जी, अब बी में हमें देखना है, किसमें देखना था, सॉरी बेटा एक मिनट, बी में हमें देखना था 2014 में, तो बी पे 2014 में आते हैं। और बी की अगर बात करें 2014
तो ये है 40। चलिए वापस से आते हैं, तो ये है 40। और अब बात करेंगे हम डी की 2012 में। डी की 2012 में, डी 2012 का मतलब हो गया 50। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन की तरफ वापस। ये है 50। अब यहां हमें का या की वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर क्वेश्चन में का या की पूछा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है या की कितना परसेंट है, तो आपने घबराना नहीं है। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर और इनटू 100। बस सिंपल सा है। तो यहां हमसे पूछा है 40 जो है 50 का कितना परसेंट है, तो सिंपली हम कहेंगे फर्स्ट नंबर बना हमारा 40 और सेकंड नंबर बना क्या 50 इंटू 100। 50 से 2 टाइम, यानी आंसर बिल्कुल 80%, जो कि होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 में से घटाने पर अनुपात 3:4 आता है। ठीक, पहले मैं इसे डिटेल बताऊंगा और फिर ये बहुत जल्दी से ऑप्शन से कैसे करना है वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनुपात दिया है 15:19 और ये कितना बन जाए, ये बन जाए 3:4। तो सपोज मैंने यहां x माइनस किया और यहां भी x माइनस किया, तो 15 से अगर माइनस करें हम x तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 3 के इक्वल होना चाहिए। और अगर 19 से हम माइनस करें x तो ये भी इक्वल होना चाहिए किसके, 4 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 57 माइनस 3x। अब x वाली टर्म से एक तरफ करें तो 60 माइनस 57 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4x, तो x बिकम्स 3। देखिए ये तो रहा इसका डिटेल, आप इस क्वेश्चन को ऐसे यहां से बना सकते हो। ठीक, दूसरा अब हम बात करें, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। अब इसको ऑप्शन से हम बनाएंगे बहुत जल्दी से। कैसे कि भाई अनुपात हमारा है 15:19 और इसको हमें बना देना है कितना, 3:4। तो अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूं यानी 5 को लेता हूं, तो बेटा यहां 5 माइनस करने के बाद बनेगा 10 और यहां -5 करने के बाद बनेगा 14। तो रेशियो बनेगा 5:7, जो कि आंसर में हमें लाना है 3:4। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं, ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहां -2 करेंगे तो कितना बनेगा 13 और यहां -2 करेंगे तो ये बनेगा 17, जो कि रेशियो यही बन जा रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं हम सी ऑप्शन की तरफ, और सी ऑप्शन की तरफ आए तो आप ध्यान दीजिएगा, चलिए आप ध्यान दीजिएगा, 3:4 हमें बनाना है। तो 3 माइनस करेंगे हम यहां तो ये बनेगा 12 और 3 माइनस करेंगे हम यहां तो ये बनेगा 16। 4 तिया 12 और 4 चौक 16, जो कि पूरा हमारा सही आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रम से 2, 4 और 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैसे बनता है, कहां से इसकी शुरुआत होती है, क्या कहानी है इसके पीछे की, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, अब समझिए कि हमें अंतिम भाजक क्या दिया है। अंतिम भाजक दिया है हमें 2 और क्रम जो दिया है वो दिया है बेटा 2, 4, 2। अब आप इस क्रम को लिख लीजिए, क्या 2, 4 और 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए अंतिम भाजक यानी 2 से और प्लस कर दीजिए 0। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2। अब इस 2 को आप, सॉरी 2 नहीं 4, ये आएगा 4, ये आएगा 4। इस 4 को आप स्टार्टिंग में उठा के लाइए और प्लस कर दीजिए इसमें क्या, जो आपका क्रम है ऊपर वाला। तो क्रम क्या है, 2, 4 और 2 है। इट मीन्स 2 हम प्लस कर देंगे तो 4 चौक 16 और 2 18। अब इस 18 को आप फिर से स्टार्टिंग में उठा के लाइए, गुणा कीजिए 2 से और प्लस कर दिए इसमें कितना, 4। तो जी 18 दूनी 36 और 4 40। तो हमारी दोनों संख्या जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 18 और 36 हो जाएंगी। ठीक, ये रहा इसका डिटेल। ठीक, अब इसके पीछे की कहानी को समझते हैं।
कि कहानी क्या है। देखिए 18 और 40 दो संख्या हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो उसका तरीका क्या होता है कि छोटी संख्या से हमें डिवाइड करना होता है बड़ी संख्या को। तो 18 दूनी 36, बचेगा कितना 4, इस 4 को यहीं रखेंगे। अब डिवाइड करेंगे किसको, 18 को, तो 4 चौक 16। ठीक है बेटा, अब यहां बचेगा 2, इस 2 को यहीं पे रखेंगे और डिवाइड करेंगे किसको, 4 को, तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहां आके कितना आ गया, शेषफल हमारा 0 हो गया। तो ये जो 2 है ये है हमारा अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, इसे हम अंतिम भाजक कहेंगे या लास्ट डिविजर, और इसी को हम कहते हैं एचसीएफ। जहां जाके 0 मिल जाता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। अब आप भागफल का क्रम देखें तो 2 4 और 2 है, कितना है 2 4 और 2, यही तो क्रम दिया था हमें। और अंतिम भाजक कितना है हमारा 2, यही तो दिया था हमें क्वेश्चन ने। अब समझिए कि ये कहानी है क्या। देखिए रिवर्स मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं। 2 गुणा 2 कितना है, 4 प्लस 0 आ गया हमारा 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 4 चौक 16 प्लस 2 आ गया 18। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 18 दूनी 36, 36 प्लस 4 40। ठीक, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन कभी भी जब भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो, आपको चीजें एक बार और चेक करनी है। कैसे? अब मैं इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में हमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा सा समझें तो एलसीएम एचसीएफ हमारा पूरा नंबर सिस्टम है और उसमें भी एक टॉपिक का ही खेल है, और वो है हमारा कौन सा, डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से अगर हम इसे करें तो बेटा हमें अंतिम भाजक कितना दिया है, अंतिम भाजक 2 है, 2 है, यानी एचसीएफ जो है हमारा कितना है, 2 है। एचसीएफ कितना है, 2 है। अब हमें बस ये ढूंढना है कि कौन सी ऐसे दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 2 आएगा। तो अगर मैं बात करूं 12 और 16 की, तो बेटा ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, यानी इनका एचसीएफ तो 4 हो गया। तो ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा। अब 18 की और 40 की बात करूं तो ये 2 से भाग हो जा रहा है और ये भी 2 से भाग हो जा रहा है। आप मेरे कहने का मतलब समझे, 18 की अगर फैक्टर करें हम तो 9 गुणा 2 होंगे, या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 18 के जो फैक्टर होंगे ना वो 2 गुणा 3 होंगे 18 के फैक्टर। और 40 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर तो 2 ही है, तो फिलहाल मेरा आंसर बी हो सकता है। देखिए इन दोनों का एचसीएफ कितना बनेगा, इन दोनों का एचसीएफ बनेगा फिर से 4, और 20 और 24 का एचसीएफ भी कितना बनेगा, इसका भी एचसीएफ 4 बनेगा। तो इट मींस हमारा आंसर क्या है, बी। तो जब भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है तो आपको एक बार डिविजिबिलिटी रूल की तरफ भी देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 29 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। सॉरी बच्चों। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहां भी हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे डिस्कस की थी। पहली चीज ये कि अगर किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, यानी यहां से यहां जाना है, तो हम गुणा करते हैं किससे, 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर बड़ा और मीटर छोटा है। लेकिन अगर मुझे यहां से वापस आना है तो गुणा करेंगे किससे, 18/5 से। ठीक, पहली बात ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि देखिए मान लीजिए पहली रेलगाड़ी यहां है, ये रही, और ये आगे बढ़ रही है किस स्पीड से बेटा, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी रेलगाड़ी पैरेलल ट्रैक पे है और वो कहां है, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी यहां है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ कि इसमें कहीं कोई आदमी बैठा है किसी जगह। अब देखिए उस आदमी की तो अपनी कोई स्पीड नहीं है, लेकिन वो इस ट्रेन में बैठा है जिसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर, तो इनडायरेक्टली उसकी स्पीड भी कितनी हो गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो गई। अब जब इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 25 प्लस 29, इट मीन्स कितना, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम है
6 सेकंड का स्पीड है। हमें केवल और केवल क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। और याद कीजिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। तो बेटा यहां डिस्टेंस जो होगा वो और कुछ नहीं होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है। और रेलगाड़ी की लंबाई होगी तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गई हमारे पास कितनी बेटा, 54। अब इसे गुणा करेंगे 5/18 से। क्यों किया, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में दिया, इनटू 6। 6 18 और 3 से अगर हम इसे काटे तो 3 कम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 18 पंजे 90, यानी 90 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो हमारी कितनी आई, 90 मीटर आई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक और बढ़िया क्वेश्चन आया है। कल भी 3 क्वेश्चन आए थे, आज भी लगभग 2 क्वेश्चन इसके आपको मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर से पहले मेरा आपसे ये कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक मैराथन क्लास जरूर लेके आऊं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। तो उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि ये जो 3 नंबर आपके आ रहे हैं वो बिल्कुल आपसे बच के ना जा पाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत के लिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही शुरू करना है, जो हमें 10% दी है। फ्रैक्शन वैल्यू होगी इसकी कितनी, 1/10। अब कुछ बच्चों के लिए ये चीज नहीं हो सकती है, जो तो जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं 100 से। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बच गया, 1/10। ठीक, अब मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि कोई धन साल की शुरुआत में 10 था, साल भर उस पर एक ब्याज लगेगा तो कितना बन जाएगा, 11। अब अगले साल फिर से वही 10 से कितना बना, 11। तीसरे साल भी कितना बना, 10 से 11। 3 साल की बात है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब इधर गुणा करें तो कितना आएगा, 1000, और इधर गुणा करें तो आएगा 1331। अब ये वैल्यू हमारी कहलाती है अमाउंट और ये वैल्यू हमारी कहलाती है प्रिंसिपल। ठीक है, और हमें क्या दिया है, 53,240 की राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर संचित हुई, मतलब ये 3 वर्षों में बनी। तो ये क्या चीज है, अमाउंट है। और अमाउंट है तो बेटा 1331 यूनिट की वैल्यू हो गई 53,240। अब आप देखें तो एक यूनिट की वैल्यू सीधे सीधे यहां से कितनी आ रही है, 40। भाई देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3, 4 एकम 4 और 1 5। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो प्रिंसिपल आ गया अपने पास कितना, 40,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹S है तथा अन्य श्रमिकों की आय ₹T है। ₹T है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, वो है एवरेज का, यानी औसत का। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ डाटा, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। और यहां से अगर मैं आपसे बात करूं योग के लिए, यानी सम के लिए, तो योग बराबर होगा औसत यानी एवरेज गुणा कुल संख्या है, कुल संख्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए जी। तो जो कृषि श्रमिक हैं उनका उनका जो मासिक आय है वो कितना है बेटा, ₹S। ठीक है, और जो अनेक हैं उनकी आय कितनी है, उनकी आय है ₹T। ये बात हो गई किसकी, एवरेज की बात हो गई। और यहीं पे अगर हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या के लिए हमसे कहा गया कि यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, यानी अन्य अगर 1 होंगे तो कृषि वाले कितने हो जाएंगे बेटा, 11। अब इस बात को हम समझते हैं कि एक जो कृषि श्रमिक है उसको ₹S मिलते हैं, तो 11 को कितने मिलेंगे, तो आप कह सकते हो सर 11S प्लस, अब यहां अन्य वाला 1 है उसको T मिलते हैं, तो ये आ जाएगा +T। अब ये पूरा हमें कितने बच्चों सॉरी कितने श्रमिकों में बांटना है, ये बांटना है 12 में। तो बस यही हमारा एवरेज हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा। देन आंसर हो जाएगा हमारा डी, 11S + T/12।
ठीक है जी, नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 2% वोट अमान्य पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% थे। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, क्लास में मैं इसको 100 मान के कराता हूं, लेकिन आपको एक दूसरा तरीका भी मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, जो उससे थोड़ा सा आसान तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम कहें तो इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं जाके आसान हो जाने वाला है। ठीक है, तो टोटल वोट हमने मान लिए, टोटल वोट हमने मान लिए बेटा, टोटल वोट हो जाएंगे हमारे कितने, एक्स। अब एक्स वोट थे, तो हमसे कहा गया 75% ने ही मतदान किया, तो इसमें से कितने वोट पड़े, 75/100। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी यह है कि इसमें कहा गया कि 2% वोट कैसे हो गए, अमान्य हो गए। तो जी 2 को अगर हटाएं हम तो बचेंगे कितने, 98/100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी कुल वैध मतों का, यानी इनका कितना परसेंट, 75%, तो 75% और निकालना पड़ेगा हमें, और ये अब बराबर होगा किसके, 9,261 के। ठीक, आई होप यहां तक की चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए जी, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 25 से, ये भी 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 3 तिया 9 से अगर इसे काटे हम तो 9 कम 9, फिर 0, 9 दूनी 18 और 9 नम 81। ठीक है भाई, 7 से अगर इसे हम काटें, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो भाई 7 एकम 7 कितना बचेगा हमारे पास, 3, 32 हो जाएगा। 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, 7 से ये फिर कट जाएगा, ये 2 बार और ये 21 बार, सॉरी। ठीक है, और ये चला जाएगा 21 बार। अब देखें आप, 2 से ये जाएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8 गुणा 100। अब 21 गुणा कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 100। ये आ गए टोटल वोट, टोटल वोट, टोटल वोट। ठीक है जी, अब यहाँ सॉरी ये 800 था, तो 8 का 8, 8 दूनी 16 और 2 0, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16,800, जो कि आंसर है सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर को पुलिसकर्मी ने 250 मीटर की दूरी पर देखा। जैसे ही पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, चोर भी भागना शुरू कर देता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले किसने, चोर ने, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की या कितनी दूरी तय करेगा। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये वो जगह है जहां चोर और पुलिस का एक खेल चल रहा है। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां कहीं है पुलिस, यहां कहीं है पुलिस, जिसकी स्पीड है, जिसकी स्पीड है बेटा कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। अब इससे कितनी आगे, मान लेते हैं यहां है चोर और उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है, स्टार्टिंग डिस्टेंस है हमारा, स्टार्टिंग डिस्टेंस है, स्टार्टिंग डिस्टेंस है 250 मीटर का, 250 मीटर का, 250 मीटर का। अब देखिए, यहां एक चीज मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि चोर चाहे जिस डायरेक्शन में भागे, वो ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, पुलिस तो उसके पीछे ही आएगी। अब दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, यहां दोनों का डायरेक्शन होगा सेम। तो रिलेटिव स्पीड की बात करें हम तो 20 माइनस 16, इट मींस कितना आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है जी, डिस्टेंस हमारे पास कितना है दोनों के बीच का, 250। तो अब केवल हमें टाइम निकालना है, और टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना, 4 इंटू 5/18 भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा, ये वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में। 2 से ये 2 बार और 2 से जाएगा ये 9 बार,
5 दूनी 10 से ये 0 कैंसिल आउट, तो टाइम आ गया हमारे पास 25, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 नंबर 225 सेकंड का। इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि चोर जो है वो कितने सेकंड के बाद पकड़ा गया, वो 225 सेकंड के बाद पकड़ा गया। अब 225 सेकंड में चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बस ये बात हमें बतानी है। तो ये बात हम बता सकते हैं चोर के लिए, कि चोर के लिए जो डिस्टेंस होगा, चोर के लिए जो डिस्टेंस होगा कि भाई 225 सेकंड में ये किस स्पीड से बेटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो गुणा करेंगे 16 से और गुणा 5/18 क्यों किया, क्योंकि ये मीटर में था तो इसे भी हमें मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना है। 2 से बेटा ये 8 बार, 2 से ये 9 बार, 9 से जाएगा 25 बार, 25 अट्ठे 200, 200 पंजे कितने हो जाएंगे बेटा, 1000 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना, बी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, एक क्रिकेटर का 64 पारियों का औसत एक निश्चित संख्या था। 65वीं पारी में अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया, नया औसत क्या होगा। आप एक बार वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब कराते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए जी, सबसे पहले बैटिंग एवरेज की बात करें अगर हम, बल्लेबाजी औसत की, बल्लेबाजी औसत, बल्लेबाजी औसत, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा टोटल रन, कुल रन, टोटल रन अपॉन टोटल विकेट, कुल रनों की संख्या, टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग यानी कुल पारी। और यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि कुल रन क्या होंगे, तो कुल रन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा औसत यानी बल्लेबाजी औसत और गुणा टोटल पारी, कुल पारियों की संख्या। ठीक है जी, अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन की कहानी की तरफ। तो बेटा उसने स्टार्टिंग में कितनी इनिंग खेली, 64, तो 64 पारी का हम औसत मान लेते हैं, उसका औसत होगा कितना, औसत होगा x, कितना होगा x। अब जैसे ही उसने 65वीं पारी खेली जिसमें वो 0 पे आउट हुआ, तो अब उसका औसत हो गया कम, तो 65 पारी का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x-2। अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि 64 पारी के टोटल रन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 64 गुणा x। अब अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, उसकी 65वीं पारी के रन, जो कि कितने हैं, उसने बताया कि बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, इट मींस कितने बनाए, 0। तो अब आप कहोगे कि सर ये 65 पारी के रन हो गए टोटल। ठीक है बेटा, चलिए जी, अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ का फेज ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 65 पारी के रन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 65 इंटू x-2। ठीक है, तो ये भी 65 पारी के रन हो गए, और ये भी 65 पारी के रन है, वो भी 65 पारी के रन है, तो ये आपस में कैसे होंगे, ये आपस में होंगे बराबर यानी इक्वल। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए जी, तो 65x माइनस 130 इक्वल में हो जाएगा कितना, 64x। इसको इधर ले आइए, 65x माइनस 64x इक्वल्स टू 130, तो x बिकम्स 130। ठीक है, ये आ गया हमारा पुराना औसत 130, और नया वाला 130 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 128, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, ये तो हो गई इसके पीछे की कहानी, इसका कॉन्सेप्ट कि क्या क्वेश्चन में कहा था और क्या चीज हमें इसमें करनी थी। अब इसका दूसरा तरीका मैं आपको समझा देता हूं, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब समझिएगा इस बात को। मैं आपसे कहूं कि एक बल्लेबाज है, पहली पारी में उसने 10 रन बनाए और दूसरी पारी में 12 रन बनाए। अब यहां आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूं कि उसका बैटिंग एवरेज क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर 10 प्लस 12 कितना हुआ, 22, और 22/2 करेंगे तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 11। अब आप इस 11 की खास बात को समझिए और सुनिए कि इसकी 11 की खास बात यह है कि इस 12 के पास इससे कितना ज्यादा था, इसके पास 2 ज्यादा था, तो इसने अपना एक इसे दे दिया, ये 11 हो गया,
और एक यहीं पे रहा इसका वाला जो इसके पास एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो इसने इसको अपने जैसा बना दिया, और अपने जैसा बना दिया तो ये किस में चेंज हो गया, एवरेज में। यानी एवरेज हमारी एक ऐसी संख्या होती है जो ना किसी को ज्यादा होती है और ना किसी को कम, यानी इक्वली डिवाइडेड पार्टी हमारा क्या होता है, औसत होता है। अब समझिएगा कि जब उसने ये इनिंग खेली, कौन सी बेटा, 65वीं, तो उसका बैटिंग एवरेज कितना कम हो गया, 2। यानी इसका मतलब है कि उसने हर पारी से 2-2 रन खींच लिए, हर पारी से क्या किया, 2-2 रन खींच लिए। अब अगर ये 2-2 रन वो ना खींचता तो उसके रन कितने बनते, 130 बनते। कितने बनते, 130 बनते। तो इसका मतलब है कि 130 क्या होता है उसका पुराना औसत, पुराना औसत। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, हमें तो नया वाला औसत चाहिए। तो नए वाले के लिए बताया जी उसने, नए वाले के लिए बताया कि 2 कम हो गया, और 2 कम हो गया तो अब कितना हो जाएगा, 128, जो कि आंसर है हमारा कितना, सी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर पर 4,840 हो जाने वाली मूल राशि क्या थी। यानी फिर से आपको दिया है अमाउंट, और प्रिंसिपल आपसे पूछा है कितना होगा। 3 साल वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया है, तो मैं चाहूंगा कि ये 2 साल वाला क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्स और वाई किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 में कार्य शुरू किया, परंतु 4 दिन बाद वाई चला गया और एक्स ने शेष कार्य पूरा किया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यह बात कही है पूरे कार्य के लिए। ठीक है, कई बार हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा लगता है कि मोस्टली क्वेश्चन में पूछता है कि शेष काम कितने दिन में होगा। तो बेटा ये चीज का भी ध्यान रखना है कि ये चीजें जो लास्ट वाली लाइन है आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं पहले व्यक्ति की यानी एक्स की, तो इसको कितने दिन लग रहे हैं, 12। और यही बात करूं मैं वाई के लिए तो इसको लग रहे हैं 18। एलसीएम बनेगा हमारा कितना, 36। तो ये आ गया हमारे पास क्या, टोटल वर्क। अब 12 से कितनी बार भाग होगा, 3 बार। 18 से कितनी बार भाग होगा, 2 बार भाग होगा। ठीक है, यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि x एक दिन में कितना काम करता है, 3, और y एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो यहां x प्लस वाई एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे सर 5। अब आते हैं क्वेश्चन की कहानी पे वापस। हमसे ऐसा कहा गया कि x और y इस काम को 4 दिन तक करते हैं, देन उसके बाद कौन चला जाता है, y चला जाता है। तो इसका मतलब आगे का काम कौन करेगा, तो वो काम करेगा x। अब x और y एक दिन में कितना करते हैं दोनों मिलकर, बेटा दोनों मिलकर करते हैं 5। तो 4 दिन में कितना होगा, 20। अब हमें करवाना कितना है, हमें तो 36 करवाना है। ठीक है, तो 36 अगर माइनस करें 36 से इस काम को, 20 को जो हो गया, तो बचा कितना, 16। अब ये 16 काम किसके हिस्से का, x के, और x एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो यहां से आ गए 16/3 दिन। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई और हमसे पूछा है कुल कितने दिन लगेंगे। तो कुल के लिए आप देखिए 4 दिन ये वाले और प्लस 16/3 ये। अब चाहे तो आप यहां से आगे करने की कोशिश ना भी करें तो आपका आंसर आ गया है। क्यों, क्योंकि बेटा ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हम डी को लगा के जा सकते हैं। लेकिन 3 चौक 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 और बटे 3 दिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से टाइम एंड वर्क का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 40 दिनों में सुरंग बनाने का कार्य लेता है और 25 मजदूर लगाता है। 24 दिनों बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 कार्य हुआ है। कार्य को 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर रखने होंगे। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ये इस कहानी में कि कार्य को 4 दिन पहले पूरा करना है, ठीक है, और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा आदमी भी आएंगे। अब इसमें केवल 2 चीजें हैं, 2 नहीं सॉरी 3 चीजें हैं। पहला दिन, दूसरा आदमी, और तीसरा क्या है, 1/3 काम। ठीक, तो क्वेश्चन बनेगा m1 d1 अपॉन w1 इक्वल होगा किसके, m2 d2 अपॉन w2 के। अब वापस पे कहानी पे आते हैं। एक ठेकेदार इसको 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। उसने ये काम 40 दिन में किया नहीं है, उसने एस्टिमेट बताया है कि जी ये काम मैं
40 दिन में आपको करके दूंगा। तो नंबर ऑफ डेज के लिए मैं कह सकता हूं कि टोटल जो है उसके पास वो है 40। अब उसने स्टार्टिंग में आदमी कितने लगाए, तो आदमी लगाए बेटा उसने 25, और उसको कितने दिन बाद पता लगा, 24 दिन बाद। यानी M1 और D1 हमारे पास है, तो D1 की वैल्यू यहां कितनी है, 24। 40 नहीं है, 40 उसका एस्टिमेट है, 40 उसका एस्टिमेट है। तो समझिएगा M1 की वैल्यू हो गई 25, D1 की वैल्यू हो गई कितनी, 24, और काम हुआ 1/3, मतलब 1/3। अब W2 की बात करेंगे हम, तो 3 काम था, 1 हो गया, तो बचा कितना, 2/3। आदमी पहले से कितने हैं हमारे पास, 25। तो अब हम मान लेते हैं कि जी X आदमी और आ गए। अब इससे आगे की कहानी, D2 की वैल्यू कैसे पता लगे, तो D2 के लिए आप समझिएगा काम कितने दिन में होना है, 40, कितने दिन हो गया, 24, तो दिन बचे आगे हमारे पास 16। बट यहां उसने कहा कि काम 4 दिन पहले पूरा करना है, तो 4 दिन पहले पूरा करना है, इट मींस इससे 4 और माइनस करना पड़ेगा, तो दिन बनेंगे कितने हमारे पास, 12। 3 से 3 कैंसिल आउट, 12 दूनी 24, और कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, और 100 माइनस 25 इक्वल टू किसके, x के, तो x बिकम्स 75। यानी कितने और आदमियों की जरूरत थी उसे, 75 और आदमियों की जरूरत थी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए मेन चीज इसमें D2 की वैल्यू निकालनी थी, इसको मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टार्टिंग में उसने एक एस्टिमेट बताया कि इतने दिन में काम हो जाएगा आपका, तो 40 दिन में काम कितने दिन चला, 24 दिन, वो हमने माइनस कर दिया, बचे हमारे पास 16 दिन। यानी आगे अगर काम होगा तो वो कितने दिन में खत्म करना होगा, वो खत्म करना होगा 16। लेकिन कहा यह गया कि काम 4 दिन पहले पूरा हो जाए, तो 4 और माइनस करेंगे, तो अब दिन हमारे पास कितने बचे, D2 की वैल्यू बची कितनी, 12। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन रियायती मूल्य पर पैकिंग और लोडिंग के लिए 10% अतिरिक्त लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य क्या था। यानी क्वेश्चन जो है वो 3 फेज में चला गया। कैसे कि भैया व्यापारी ने इसे किसे बेचा, इसने बेचा इसे पैकेजिंग वाले को, ठीक है, खुदरा विक्रेता को, सॉरी खुदरा विक्रेता को, और फिर खुदरा विक्रेता ने इसे किससे बेचा, ग्राहक को। तो ये क्वेश्चन 3 फेज में चला गया। अब समझते हैं, व्यापारी के लिए पूछा है अंकित मूल्य, तो व्यापारी के लिए अंकित मूल्य हम लेट कर लेते हैं, कितना होगा बेटा, x होगा। ठीक, अब ये इस पे कितने % की छूट दे रहा है, 20% की, यानी बेचा कितने में होगा, 80/100 में। ठीक है जी, आगे आते हैं। फिर रियायती मूल्य पर पैकिंग और लोडिंग के लिए कितना, 10% अतिरिक्त लेता है। यानी अब इसकी जो भी कॉस्ट है ये उससे 10% ज्यादा लेगा, तो कितना लेगा, 110। ठीक है, आगे आते हैं। और खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो यानी फाइनल जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 125/100, और अब कीमत बनेगी इसकी 4092 रुपए। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको, समझिए। 20 से 4 बार, ये 5 बार, 25 से 5 बार, ये 4 बार, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 या 33 बचेगा कितना, 7, 79 हो जाएगा, 11 7 77 और 11 दूनी 22। तो x की वैल्यू आ गई 3720। सिंगल लाइन में ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी, आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो रोक के पहले ये क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करें। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इट मींस आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सीपी। और इस क्वेश्चन में 2 अलग अलग आपसे कहानी बताई गई है कि पहली बार में बेचने पे लॉस हो रहा है और दूसरी बार में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अब समझते हैं इस कहानी को। तो हम सीपी यहां लेट कर लेते हैं, कितना होगा बेटा, 100 होगा, सीपी होगा हमारा 100। अब जब इसे पहली बार बेचा गया तो जी हुआ लॉस, और लॉस कितना % है, लॉस है 20% का। तो अगर हम बात करें SP1 की, तो SP1 हमारा कितना हो जाएगा, 80।
फिर इसको दोबारा जब बेचा गया तो 1200 रुपए अधिक में बेचा गया, और इस बार बेचने पे क्या हुआ बेटा, उसको प्रॉफिट हुआ। और कितना प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहां से अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें कितना, 5% का, तो SP2 जो बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा कितना, 105। अब आप खुद देखो अधिक में बेचा कि नहीं बेचा, आपको खुद से यहां पता लग जाएगा कि अधिक में बेचा। और कितना अधिक में बेचा, 25 हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बेटा, 1200। और हमें बताना है इसका सीपी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। 25 से 4 बार और 12 चौक 48, यानी 4800 रुपए। दैट्स योर फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हिंदी वाले क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, और इसमें एक टर्म नहीं दी, वो मैं लिख देता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। ये टर्म इंग्लिश वाले में है लेकिन हिंदी वाले क्वेश्चन में ये नहीं है। और एक और समस्या है छोटी सी, चलिए मैं लिख के ही पूरा करा देता हूं आपको, ऊपर सही लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, पहली टर्म। दूसरी टर्म इसमें क्या है, 3 की, सॉरी ये 2 होगा यहाँ, ये भी एक छोटी सी मिस्टेक है, तो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ पूरा। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। और तीसरी हमारी फाइनल टर्म है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7। और हमें निकालना है यहाँ SCF। तो SCF के लिए हम मिनिमम पावर की तरफ जाते हैं। ठीक है, मिनिमम के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए। तो आप देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कम से कम पावर कितनी है इसकी, 2। आते हैं जी अगले नंबर पे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कम से कम पावर कितनी है, 2। फिर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और मिनिमम पावर कितनी है इसकी, 5 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, 90, 128 और 144 का एलसीएम आपको बताना है। तो देखिए डिटेल इसका मैं नहीं कराऊंगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि 90, 128 और 144 ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो 90 के लिए हम इसे ब्रेक करेंगे 9 और 10 में, यानी 90 से वो हर संख्या भाग होगी जो 9 और 10 दोनों से भाग होती है। अब हमें बस वो संख्या ढूंढनी है जो 9 और 10 दोनों से भाग हो जाए। तो बेटा उस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 है तो 10 ये कहता है कि अंतिम एक अंक क्या होना चाहिए, 0। तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, क्या, सी और डी। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो 7 और 5 12 और 6, इसका सम बना कितना, 18। तो ये तो आता है 9 के टेबल में है ना। दूसरे को और चेक कर लेते हैं, 7 5 12, 12 और 6 18, और 2 कितना हुआ, 20। 20 बेटा 9 के टेबल में नहीं आता। और आप वैसे भी इस बात को कह सकते थे कि सर यहां 0 नहीं है डी में, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, डी में 0 नहीं है और 0 नहीं है, तो इट मींस ये 10 से भाग होगा ही नहीं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आंसर हमारा कितना था, सी। विद इन सेकेंड आप इसे पकड़ सकते थे। चलिए जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, चलिए, हमसे ऐसा कहा गया। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहां डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये कि बेटा अगर सीपी में हम प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें, हम ऐड कर दें प्रॉफिट परसेंट को, प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दें, तो हम कहां पहुंच जाएंगे, एसपी पे। दूसरी बात कि अगर हम एमपी से, मार्क प्राइस से डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दें, तो भी हम कहां पहुंच जाएंगे, एसपी पे। यानी हम इधर से भी एसपी पे पहुंच सकते हैं, इधर भी से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे यहां से यहां पहुंच जाए। तो हमारी मजबूरी है कि हमें एसपी यानी विक्रय मूल्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए तो हमसे ऐसा कहा गया कि एक व्यापारी 20% की छूट देता है। तो मार्क प्राइस अगर 100 था, उस पर हमने 20% की छूट दी, तो बेचा कितना होगा, 80/100 में। तो जी ये आ गया हमारा क्या, एसपी।
ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि यही चीज मैंने यहां एक्सप्लेन की है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 44। तो सीपी जो भी रहा हमें नहीं पता, लेकिन सर वो अपने लिए तो कितना होगा, 100% होगा। अब 44% का आप प्रॉफिट ले रहे हो तो बेचोगे कितने, 144/100 में, और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों वैल्यू भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम इस बात को कैसे कहेंगे, चलिए एक चीज और रह गई हमारी, सॉरी, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। सीपी हम मान ले रहे हैं कितना होगा हमारा, 100 होगा। ठीक, चलिए तो 100 सीपी आ गया इंटू 144/100 और इक्वल्स टू एमपी इंटू 80/100। अब हमें यहां मार्क प्राइस निकालना जरूरी था। क्यों जरूरी था, वो इसलिए जरूरी था क्योंकि बाद में हमसे ये पूछा गया है कि अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो इनडायरेक्टली हमें अंकित मूल्य चाहिए ही चाहिए यहां। ठीक है जी, अब समझिएगा, 100 से ये 100 कैंसिल आउट, 20 से 5 बार और 20 से जाएगा 4 बार, 4 से इसे काटें तो 4 या 12 और कितना बचेगा, 2, 4 छंग 24 और 36 पंजे 180, यानी एमपी जो आ गया यहां कितना आ गया, 180। सीपी हमारे पास कितना है, वो है 100। अब ये बात हमसे कही गई है कि यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता, तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा है 180, तो उसे प्रॉफिट कितना होता, 100 की वस्तु जब 180 में बिकती 80 का होता है ना, और 80 100 पे कितना परसेंट होगा बेटा, 100%। दैट्स योर आंसर, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट कुल 5125 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर तथा ऊंट को 20% हानि पर बेचा। यदि दोनों जानवर समान मूल्य पर बेचे गए हों तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सस्ते मूल्य का जानवर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें पता है यहां SP1 इक्वल होगा किसके, SP2 के। कैसे, कि उसने दोनों जानवर को समान मूल्य पर बेचा है। ठीक है, तो 5125 रुपए में मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले का मैं कॉस्ट प्राइस मान ले रहा हूं ए, दूसरे का मान ले रहा हूं बी। ठीक है, और ए प्लस बी हम करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 5125 के इक्वल होगा। अब पहले वाले को अगर हम बेचें तो कितना प्रॉफिट है, 25% का, यानी इसको बेचा होगा हमने कितने, 125/100 में, और दूसरे वाले पे मुझे लॉस हुआ कितना, 20% का, और 20% का अगर लॉस हुआ तो हम इसे बेचेंगे कितने में, 80/100 में। चलिए 100 से ये 100 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 से अगर हम इसे काटें तो ये 25 बार और ये जाएगा बेटा 16 बार। यहां से हम A/B का अगर रेशियो निकालें तो वो आ जाएगा 16/25। अब आप बताइए इसमें कि कम में किसको बेचा, 16 यूनिट वाली को, जाहिर सी बात है ना। और आपको मैंने ये बताया था कि 16 और 25 किसके इक्वल होंगे, 5125 के, यानी ये बना हमारा 41 यूनिट, और 41 यूनिट की वैल्यू होगी 5125। तो 41 ही कम 41 बचेगा 10, हो जाएगा 102, 41 दूनी 82, अब बचेगा कितना 20, और 41 पंजे हो जाएगा 205, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 125। अब जो सस्ता वाला था उसकी कॉस्ट हमें बतानी है, तो 16 गुणा 125, और 16 गुणा 125 करेंगे तो आएगा बेटा कितना, 2000। तो आंसर हो गया हमारा क्या, ए। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉपी वाले सेक्टर का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी लगभग 2 क्वेश्चन आ गए, एक पहले क्वेश्चन आया था डीआई का, और अब ये सेकंड क्वेश्चन आया। चलिए सबसे पहले इस परसेंटेज को हम ऐड करके देखते हैं कितना होगा। चलिए 34 और 21 हमारा कितना हो जाएगा, 55, 55 और 20 75 और 25 100%। ये डाटा बैठा हमारा, यानी 100% की जो वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पूरे सर्कल में टोटल कितना डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। तो भी यहां से 1% की वैल्यू हो जाएगी 3.6 डिग्री। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कॉफी वाला सेक्टर। तो कॉफी वाला सेक्टर कौन सा है बेटा, 20% का। तो 20 गुणा 3.6, इट मीन्स कितना, 72 डिग्री।
जो कि आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आज के जो शीट थी उसके सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। यूट्यूब पे आप हमसे जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो इंस्टाग्राम का एड्रेस हमारा ये है। देन अगर आपको हमारे ऐप में आना है, ऐप के साथ जुड़ना है, तो ऐप के साथ भी आप जुड़ सकते हो। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है हमारा ऐप, और एंड्रॉयड के एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। ठीक, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर से मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ूंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी तैयारी कर रहे होंगे, और उस तैयारी को हम थोड़ा सा अपना योगदान देके और अच्छा बनाएंगे। ठीक है, नमस्कार।